Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is the sixth lecture of your internal security series, and today's topic will be organized crime and its linkages with terrorism. So this particular series is very important for CDS and CAPF AC aspirants. And in today's class जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें जो सीखने को मिलेंगी वो है ऑर्गेनाइज क्राइम एंड इट्स लिंकेजेस विद टेररिज्म. एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी पता चलेगा कि ऑर्गेनाइज क्राइम किस तरह से डिफरेंट है आपके टेररिज्म से, क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं. और इसके साथ जो तीसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें एवोल्यूशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, कौन सी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है. इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे कि इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, जैसे ये आइडियोलॉजी आई कहाँ से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की, तो चाइना और रशिया की आइडियोलॉजी जैसे माओइज्म एंड मार्क्सिज्म, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे आपके साथ. तो ऑर्गेनाइज क्राइम की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो ये है डेफिनेशन: टू और मोर देन टू पीपल, एक से ज़्यादा पीपल हमेशा होने चाहिए. टू और मोर देन टू पीपल कम टुगेदर टू फॉर्म अ ग्रुप. इट्स अ ग्रुप सेंटरिंग एक्टिविटी है जिसमें क्या करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज एंड दे जनरेट इलीगल प्रॉफिट. इलीगल प्रॉफिट जैसे आप विदाउट पेइंग टैक्स कोई काम कर रहे हैं तो वो भी आपकी इलीगल इनकम है. ठीक है, तो ये है आपके ऑर्गेनाइज क्राइम के अंडर ये सभी एक्टिविटीज़ आती हैं. मेन इनका क्या मोटिव होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम में जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका प्रॉफिट मेकिंग के क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव. लेकिन टेररिज्म में ऑब्जेक्टिव आपका प्रॉफिट मेकिंग नहीं है. आपका इसमें ऑब्जेक्टिव, टेररिस्ट का लोगों का ऑब्जेक्टिव है वो है मेनली टू अचीव पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल गोल. तो ये मेजर डिफरेंस है आपका ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म में. तो इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे अब ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म दोनों जब इतने डिफरेंट हैं तो इसमें लिंकेजेस कैसे हैं. जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में देखूं ऑर्गेनाइज क्राइम का, इसमें एक स्ट्रक्चर है. जैसे आप स्ट्रक्चर देखेंगे कि ऑर्गेनाइज क्राइम में अगर लोकल लेवल पे उनको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल ग्रुप्स आपकी लोकेलिटी में होगा. उसके बाद स्टेट लेवल पे माफियाज बोल देते हैं, जैसे सैंड माफिया आपने बहुत बार सुना होगा. यूपी एंड बिहार में सैंड माफिया बहुत लोग हैं. उसके बाद इंटर स्टेट लेवल पे यू कॉल इट अंडरवर्ल्ड, मुंबई में बहुत ज़्यादा फेमस है. उसके बाद ट्रांस नेशनल, थ्रू आउट वर्ल्ड अगर इसकी कोई प्रेजेंस है इस तरह के कोई ग्रुप की तो उसको हम बोलते हैं सिंडिकेट. तो ये आपको टर्मिनोलॉजी शायद क्लियर होगी. इसके बाद कंटिन्यूटी अगर देखें, अगर इसका जो मेन हेड है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं दाऊद इब्राहिम की, वो ऑर्गेनाइज क्राइम से ही क्या था, लिंक करता था. बिकॉज ऑर्गेनाइज क्राइम में दाऊद इब्राहिम ने क्या किया, ही पर्टिकुलरली मेड अवेलेबल सर्टेन आर्म्स एंड एमुनेशन टू द टेररिस्ट. तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ब्लैकलिस्ट किया एंड ही वेंट टू दुबई. देर आफ्टर ही मूव टू कराची. वहाँ से उसको एक पॉलिटिकल सिक्योरिटी मिलती रही. तो मेनली आफ्टर दाऊद इब्राहिम के जाने के बाद भी वो सिंडिकेट, वो ग्रुपिंग, वो लिंकेजेस स्टिल मेंटेन रहती है. तो इसमें कॉन्टिन्यूटी हमेशा रहती है. मेंबर्स या लीडर्स अरेस्ट होते हैं, उसके बाद उनकी पोजीशन खाली होती है. देयर अदर पीपल हु विल ऑक्यूपाई देयर पोजीशन एंड द ग्रुप कंटिन्यू टू ऑपरेट. तो देयर प्रेजेंस एंड एब्सेंस डजंट मेक एनी डिफरेंस. उसके बाद मेंबरशिप आप अगर इसकी देखें तो इलीगल एक्टिविटीज़ में वो बहुत सारे उनकी स्किल होनी चाहिए. उसके बाद इंडिया में जैसे प्रेफरेंस गिवन टू कास्ट एथनिसिटी जो इसके मेंबर्स होते हैं. उसके बाद एवोल्यूशन देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम का इंडिया में 1947 से हम ट्रेस करेंगे और 1970s तक और 2010 तक हम देखेंगे कि कैसे एवोल्यूशन हुआ ऑर्गेनाइज क्राइम का इंडिया में. सबसे पहले जो हमारी, जैसे अगर इकोनॉमिक कैपिटल देखें इंडिया की, दैट इज़ बॉम्बे. सबसे ज़्यादा काम यहीं होता था आफ्टर इंडिपेंडेंस भी, अभी भी यहीं पे. तो डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल और पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स बॉम्बे में आए. यहाँ पे क्या था, दे वर नॉन एजुकेटेड. वो लोग वहाँ आने के बाद जॉब नहीं थी, ईजी मनी के चक्कर में वो कहाँ जाते थे, जैसे लूटिंग पैसेंजर्स. एक फेमस जो है जैसे रामपुरी चाकू, आपको मूवीज़ में भी दिखाया जाता है. यूजिंग दिस वेपन वो क्या करते थे, क्राइम, पैसेंजर्स को लूटते थे. दैट इज़ ऑल्सो ऑर्गेनाइज क्राइम. उनका मेन मोटिव क्या था, मेन मोटिव था प्रॉफिट मेकिंग. ठीक है, विदाउट मेकिंग यूज़ ऑफ द वायलेंस. हालांकि हमेशा वो चाकू उनको मारते नहीं थे, बस सिर्फ डराने के लिए. उसके बाद 1960 में लोकलाइज गैंग्स तो जो थी मुंबई में, उनका एक्सपेंशन हुआ धीरे धीरे 1970s में. अब ये देखिए एक स्टोरी है पूरी. ये स्टोरी किस तरह से है, जैसे पुलिस के साथ दाऊद इब्राहिम एक लोकल गुंड था उस टाइम पे मुंबई में, और दाऊद इब्राहिम दूसरी जो मेजर ग्रुपिंग थी ऑर्गेनाइज क्राइम की, वो उनको हटाने के लिए पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने लगा. तो खबरी बन गया पुलिस का दाऊद इब्राहिम. तो पुलिस का खबरी बनने के बाद पुलिस ने दूसरी गैंग को एलिमिनेट कर दिया और दाऊद इब्राहिम खुद ही क्या बन गया, एक वहाँ पे मेन लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुपिंग का. तो 1980s में पुलिस स्टार्टेड सप्रेसिंग दाऊद. तो दाऊद कहाँ चला गया, दुबई में. देयर आफ्टर ही आल्सो टुक हिज क्लोज एसोसिएट्स जैसे छोटा राजन एंड छोटा शकील. तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम काम करता है. उसके बाद जैसे एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे 1980s के फेज़ में आप कनेक्ट करना सीखिए कि क्या उस टाइम पे मेजर क्राइसिस था इंडिया के ऊपर. जैसे अगर हम देखें तो 1984 में क्या था, उसके बाद असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी अवर प्राइम मिनिस्टर. उसके बाद श्रीलंका क्राइसिस जो हम PKLF बोल देते हैं, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, IPKF,
इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो हमने श्रीलंका में भेजी थी। उसके बाद कम्युनलिज्म जैसी हिंसाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी देश में। तो ये हमारे चैलेंजेस थे 1980s में। तो दुबई जाने के बाद अगर दाऊद दुबई गया तो इंडिया ने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर कर दिया। बट दुबई जाने के बाद एक मेजर अटैक कैरिड आउट करता है दाऊद, कहाँ पे? इंडिया में, इन मुंबई, सीरियल ब्लास्ट 1993 में। ही वॉज कंसिडर्ड एज द मास्टरमाइंड ऑफ 1993 मुंबई ब्लास्ट, क्योंकि आईएसआई का ध्यान किस पे गया? दाऊद इब्राहिम पे। तो दाऊद था मेनली, सभी चीज़ों से अवेयर था, मुंबई में कहाँ क्या है हर एक चीज़ों से अवेयर था। तो आईएसआई हमेशा से इंडिया को पिन प्रिकिंग करती आई है। दाऊद इब्राहिम और टाइगर को एज ए एजेंट यूज़ किया, ठीक है, मुंबई में भेजा, गिव देम आर्म्स। दाऊद इब्राहिम ने आर्म्स अवेलेबल कराए, किसको? फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन और ओवर द ग्राउंड वर्कर को, ठीक है। तो इसके बाद देखें तो रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके पीछे लगी फिर? दाऊद इब्राहिम की। दाऊद इब्राहिम कहाँ चला गया फिर? दुबई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेंट टू दुबई टू साइन एन एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। बट दाऊद इतने टाइम में कहाँ चला गया? कराची। तो कराची में उसको सेफ हाउस और उसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दी गई बाय द आईएसआई एंड पाकिस्तान। उसके बाद आपने देखा कि एवोल्यूशन किस तरह से हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम द लूटिंग पैसेंजर्स एंड एंडिंग अप टू द सपोर्टिंग द टेरर ग्रुप्स। उसके बाद रिलेशनशिप कैसे है जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम की विद टेररिज्म से, जैसे लेवल देखें तो नेक्सस, किस तरह से नेक्सस है इसका ऑर्गेनाइज क्राइम का, जैसे आपके लोकल पॉलिटिशियन से, टेररिस्ट ग्रुप से, उसके बाद ब्यूरोक्रेट से एंड मीडिया। और इसकी डेफिनेशन देखेंगे और रजीम देखेंगे मेनली कि क्या ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिस्ट ग्रुप किस तरह की रजीम फेवर करते हैं। उसके बाद टेररिज्म देखिए तो इसमें नेक्सस बिल्डिंग नहीं है, बहुत ही सोफोस्टिकेटेड ग्रुप है टेररिज्म का, काफ़ी इंटेलिजेंस नहीं देते, बैक ऑफ द डोर काम करते हैं टेररिज्म में। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वायलेंस, टू क्रिएट वायलेंस एंड टू अचीव पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल गोल। इसी के साथ अगर मैं ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन आपको दूं और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, इलीगल प्रॉफिट जनरेशन है थ्रू वायलेंस ओनली, जब जरूरत हो, व्हेन इट्स नीड्स। उसके बाद दे मेंटेन हाई प्रॉफिट एंड लेस वायलेंस। उसके बाद अगर मैं नेक्सस देखूं ऑर्गेनाइज क्राइम में, इनका नेक्सस किस किस के साथ है? लोकल पुलिस के साथ इनके काफ़ी कनेक्शन रहते हैं, लोकल पॉलिटिशियंस के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ। एंड मीडिया में देखें तो मीडिया में टेररिज्म को सबसे ज़्यादा हाइप मिलती है। मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है टेररिज्म का? टू क्रिएट फियर, साइकोसिस इन द माइंड ऑफ पीपल। अगर इनको अटेंशन दी जाए टेररिस्ट लोगों को थ्रू मीडिया तो ये इनके लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि सेंसलाइजेशन और जितना फियर होगा लोगों के माइंड में उतना बढ़िया है। उसके बाद ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है? दे वांट टू वर्क आउटसाइड द परव्यू ऑफ मीडिया। तो मीडिया की नज़रों में ज़्यादा नहीं आने जाते, क्योंकि मीडिया में जब भी कोई चीज़ आती है तो गवर्नमेंट को उस पर स्टेप लेना पड़ता है, बस्ट करने पड़ते हैं वो रैकेट्स, जिस तरह के रैकेट्स हैं जैसे सेक्स रैकेट्स एंड ड्रग ट्रैफिकिंग रैकेट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट्स। तो दे ऑर्गेनाइज क्राइम ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम मीडिया। उसके बाद रजीम, किस तरह की रजीम फेवर करते हैं? जैसे इकोनॉमी की अगर मैं एग्जांपल लूँ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग एक वीक रजीम चाहते हैं, जैसे आपने देखा सीरिया में, ईरान में, इराक में, जहाँ पे अगर आपकी स्टेट कमज़ोर है तभी ये टेररिस्ट लोग वहाँ पे ईजिली फ्लरिश कर सकते हैं। तो वहाँ पे उनको क्या चाहिए? लॉलेसनेस जैसी कुछ सिचुएशन चाहिए। तभी तो हमेशा ही आपको जम्मू एंड कश्मीर में दिखता होगा कि दे मोस्टली अटैक ऑन पुलिस और सेंसिटिव इंस्टॉलेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वहाँ पे वो लॉलेसनेस जैसी एक सिचुएशन हमेशा पैदा रहना मतलब उनका ऑब्जेक्टिव है, ऐसी ही सिचुएशन रहे। ऑर्गेनाइज क्राइम चाहता है कि इकॉनमी बहुत अच्छे से बढ़े, ठीक है। इकोनॉमी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा होगा, देन ओनली दे कैन स्पेंड ऑन अदर थिंग्स जैसे ड्रग्स, ठीक है। तो ड्रग्स पे स्पेंड कर सकेंगे। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम का अलग ही मोटिव है, इकोनॉमी फ्लरिशिंग होनी चाहिए, वहीं पे ये ऑर्गेनाइज क्राइम एज ए फ्लरिश करता है। उसका टैकल कैसे करें इस ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म दोनों के सिंडिकेट्स को? तो लीगल आर्किटेक्चर देखिए, आईपीसी में है, सीआरपीसी में है, पनिश करेंगे उनको अगर पकड़े जाएंगे तो। महाराष्ट्र में किस तरह से टैकल करते हैं? जैसे मको का एक एक्ट आया था, अभी नहीं है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट। हाँ, ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट है, लेकिन एक और एक्ट था टाडा को ड्रॉप किया गया। जब टाडा आया था, टाडा एक्ट इन मुंबई, इसको ड्रॉप कर दिया क्योंकि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक्ट था, काफ़ी हीनियस एक्ट था। इसमें किसी की भी आप क्या कर सकते थे, कस्टडी में ले सकते थे विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। उसके बाद केटी, यूपी, उत्तराखंड, एंटीगोडा एक्ट, गुजरात में तरह तरह के एक्ट आए सभी स्टेट्स में। सो नो नेशनल लॉ, आज भी कोई नेशनल लॉ नहीं है ऑर्गेनाइज क्राइम को कर्ब करने के लिए। अभी इंस्टीट्यूशन देखूं तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है टू कर्ब ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म? नेशनल लेवल पे आपको पता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड डीईआई। उसके बाद स्टेट देखें तो साइबर लॉ, एंटी टेरर स्क्वाड, स्पेशल टेरर फोर्स, उसके बाद स्पेशल सेल। उसके बाद देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरपोल है, और इंडिया की जो सीबीआई है वो इंटरपोल से कनेक्टेड है। तो अभी देखते हैं कि लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म। जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म किस तरह से हुआ? जैसे एक फेमस कोट भी है, दैट इज
अंडर डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि अगर दोनों एरिया एक जैसे डेवलप्ड एरिया हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी सी एक एरिया में ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाती है डेवलपमेंट, एक एरिया में नहीं होती। तो ये जो फीलिंग है ये एक मेनली परसेप्शन है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। एक एरिया को आप ज़्यादा डेवलप पाते हैं, दूसरा डेवलप नहीं हो पाया विद टाइम। तो इससे क्या होता है, आपके एक्सट्रीमिज्म जैसी घटनाएं उस एरिया में हो जाती है जो कि लेस डेवलप्ड हैं। जैसे देखें एक्सट्रीमिज्म में, जैसे इसमें जो भी लोग एक्सट्रीम होते हैं उनके रिजिड व्यूज़ होते हैं, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, वो चेंज नहीं करना चाहते, उनको एनफोर्स करना होता है दूसरों पे थ्रू वायलेंस। तो वो वायलेंस का यूज़ करके अपनी आइडियोलॉजी, अपना माइंडसेट वो थ्रू वायलेंस दूसरों पे थोपते हैं। उसके बाद बेसिक फंडामेंटल्स देखें, जैसे नक्सलाइट प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इट इवॉल्व इन 3 फेजेस। 3 फेज में नक्सलाइट प्रॉब्लम आपको देखनी होगी। फर्स्ट इज नक्सलिज्म क्या है, ये एक आइडियोलॉजी है। पहले भी आपको बताया था कि नक्सलिज्म मेनली बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी किस तरह से है, जैसे कि वो मेनली बेस्ड है वायलेंस बेस्ड आइडियोलॉजी है। वायलेंस बेस्ड आइडियोलॉजी का मतलब वो चाहते हैं टोटल एनिलिएशन ऑफ क्लास सिस्टम। क्लास सिस्टम जैसे अभी हम देखते हैं कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड एलीट क्लास जैसे लोग हैं, इस पूरे क्लास सिस्टम का टोटल एनिलिएशन होना चाहिए, पूरा खत्म होना चाहिए। थ्रू विच मीन्स वो चाहते हैं ये आप वायलेंस के थ्रू ही इसको खत्म करें। तो थ्रू वायलेंस यू कैन, आप इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन टोटली एनिलिएट दिस सिस्टम। उसके बाद 2 आइडियोलॉजी में बताता हूँ। कार्ल मार्क्स, जैसे कार्ल मार्क्स कहाँ पे था, रशिया में। तो रशिया में इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी थी, इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी बिफोर द रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन था वहाँ होने वाला था वहाँ पे। उसके बाद अगर देखें तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी देखें तो दे रिक्रूटेड वर्कर्स। तो वर्कर्स उनको चाहिए होते थे टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज। और मानना ये था कि कार्ल मार्क्स का, जब वर्कर्स वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी उनका एक्सप्लॉइट करती है, ज़्यादा काम उनसे लेती है, वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा थे, सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, पे या फिर उनकी वेजेस बहुत कम थी। तो ये क्या थे, तो वर्कर क्लास को यूनाइट करने का काम किसने किया, कार्ल मार्क्स ने। दे यूनाइटेड दैट वर्कर क्लास अगेंस्ट दैट कैपिटलिस्ट। उनको क्या किया, अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट रीयूनाइट किया। रीयूनाइट करने के बाद उनको रेवोल्यूशन करने के लिए कहा। रेवोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू रिमूव कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है, उसके बाद कैपिटलिस्ट क्लास को रिमूव करने के बाद रूल्स किसका होगा, वर्कर्स का, बिकॉज दे आर द सोल क्रिएटर। यही है जो क्रिएट कर रहे हैं किस भी इंडस्ट्रीज में, विदाउट वर्कर वो इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो उससे क्या था, मेन चीज़ उनकी क्या थी, चेंज द नेचर ऑफ सोसाइटी। जैसे अब क्लास डिवाइडेड है सोसाइटी, तो क्लासलेस सोसाइटी उनको बनानी थी, ये उनकी। सो देयर आफ्टर लेनिन, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा था कि रेवोल्यूशन कैन आल्सो हैपन इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड दिस विल क्रिएट अ पाथ फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और मेनली जो रेवोल्यूशन कहाँ होगा, जैसे अर्बन पीपल के बीच, जो कि चैनलाइज करेंगे देयर पार्टी टू पॉलिटिकल पार्टीज। उनकी एनर्जी एक जगह चैनलाइज होनी चाहिए आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी एंड दैट विल लीड टू रेवोल्यूशन विच विल चेंज द नेचर ऑफ सोसाइटी एंड सोसाइटी विल एम्बार्क अपॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो किस पे बेस होगी, मेनली पीपल पे, अर्बन पीपल, मासिस पे। उसके बाद लेनिज्म, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन रशियन रेवोल्यूशन 1917 ने किसको बर्थ दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रसिया। उसके बाद माओ कहाँ से बिलोंग करते थे, चाइना से। तो माओइज्म जो मेनली हमारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में जो आइडियोलॉजी प्रेवलेंट है वो है माओइज्म। माओइज्म ने क्या बोला था कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी और इंडस्ट्रीज वो दोबारा सेटअप होनी चाहिए। उसके बाद रेवोल्यूशन जैसे किससे आएगा, थ्रू पीजेंट्स एंड फार्मर्स टू मेक अ सोसाइटी विच इज मेनली बेस्ड ऑन रूरल मासेस। अभी एक मेजर डिफरेंस जो है माओइज्म और मार्क्सिज्म में जो है, मार्क्सिज्म में आपका वर्कर्स मेन क्या थे, एजेंट। जैसे वर्कर्स आपके मेन एजेंट थे, उनको क्या करना था, टोटल एनिलिएशन ऑफ कास्ट सिस्टम विद द यूज ऑफ वायलेंस। लेकिन आपका माओ में डिफरेंट है, माओ में मेनली आपको कौन, पीजेंट्स एंड फार्मर्स, ये पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, रेवोल्यूशन में। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। उसके बाद पीपल इन इंडिया रेप्लिकेट व्हाट माओ ट्राई टू डू इन चाइना। जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज में ये रेप्लिकेट, ये जो माओ मॉडल था ये यहाँ पे रेप्लिकेट हुआ। एंड इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ दिस रेवोल्यूशन रूरल मासेस एंड पीसेंट टुक आर्म्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत हुई इंडिया में। एंड दीज पीपल समटाइम्स आर कॉल्ड माओइस्ट एंड नक्सलाइट्स। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी भी नाम से इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ना तो वो माओइस्ट बोलती है ना नक्सलाइट्स, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉल these people as left wing extremism और this area as left wing extremism affected area। एंड ये जो लोग हैं ये किससे इंस्पायर्ड है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से, जिसमें क्या इन्वॉल्व है, मेनली वायलेंस। अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया 3 फेजेस में है। पहला फेज देखते हैं। पहला फेज है जो मेनली डिपेंड किस पे करता है, क्या रीजन रहे थे इसके पीछे, वो है आपके फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। जैसे आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो लैंड रिफॉर्म्स ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए,
अब लैंड रिफॉर्म देखते हैं कि क्यों इनकी जरूरत पड़ी। लैंड रिफॉर्म की एवोल्यूशन देखें तो एंशियंट हिस्ट्री में, जैसे एंशियंट हिस्ट्री में लैंड ओन्ड बाय वन कम्युनिटी, पहले लैंड को हेरिडिटरी ट्रांसफर नहीं किया जाता था, हेरिडिटरीली वो ट्रांसफर नहीं की जाती थी, वो लैंड एक कमोडिटी भी नहीं थी पहले टाइम की बात कर रहा हूँ, एंशियंट एंड मेडाइवल टाइम तक। बट आफ्टर ब्रिटिशर्स जब आए, ब्रिटिशर्स आने से पहले जैसे मुगल्स में कुछ स्मॉल टेरिटरीज के जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, वो रेवेन्यू कलेक्ट कराना होता था लैंड से, किसी लैंड से, जैसे कुछ एग्रीकल्चर हो रहा है या फिर कुछ और बेसिक चीज़ें, कुछ बिजनेसेस चल रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करके मुगल्स के पास जाता था। लेकिन आफ्टर ब्रिटिशर्स केम इनटू दैट पिक्चर, ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल ही चेंज कर दिया। ब्रिटिशर्स ने लैंड को एक कमोडिटी बना दिया। कमोडिटी बनाने के बाद वो हेरिडिटरी बन गई इन नेचर, कि वो आपके हेरिडिटरी मतलब आपसे आपके आने वाली जनरेशन को भी ट्रांसफर हो सकती है। तो इसके बाद एक रेवोल्यूशन सा आ गया। जैसे अगर देखें तो एक्सपेंशन हुआ, ये मुगल्स का बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद एस्टेब्लिश लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेसी, देयर आफ्टर इट वॉज अ सस्टेन्ड सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर मुगल्स के लिए, यहाँ पर से रेवेन्यू आता था। एक वाटरशेड इवेंट है वो 1707 में औरंगजेब डाइड एंड आफ्टर 1707 में LRB जैसे लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेसी, LRB कंटिन्यूड एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज। जैसे लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेसी जो है, आपके लैंड में, आपके विलेज में एक पर्टिकुलर पर्सन को रिस्पॉन्सिबल किया जाता था, जो कि हम जमींदार बोलते हैं। तो ये जो औरंगजेब के मरने के बाद LRB फंक्शन करता रहा, बट स्टॉप्ड पेइंग मुगल्स रूलर। LRB जैसे जमींदार उस एरिया, उस विलेज में कलेक्शन करता रहा रेवेन्यू का, बट उन्होंने मुगल्स को देना बंद कर दिया, क्योंकि मुगल्स उस टाइम पर काफ़ी वीक हो गए थे। लेकिन वो सिस्टम वहीं पे बना रहा लैंड कलेक्शन का, उस रेवेन्यू कलेक्शन का। देयरआफ्टर मुगल एम्पायर डिक्लाइन ड्यू टू पुअर रेवेन्यू एंड LRB बिकम रिच। जो जमींदार थे वहाँ के, वो रिच हो गए। अब ब्रिटिशर्स का राइज होता है। ब्रिटिशर्स के राइज होने के बाद जब उनको दीवानी राइट्स मिले, किसके, बॉम्बे एंड बंगाल के, सो दे डिसाइडेड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू आल्सो। तो अब दोबारा LRB जो हमारे ये थे, लैंड रेवेन्यू ब्यूरोक्रेसी में जो लोग थे, उनको दोबारा एक्टिव किया गया, उनको दोबारा फोर्स किया गया कि वो रेवेन्यू किसको दे, ब्रिटिशर्स को। तो LRB टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू बट आल्सो मेड ऑनर ऑफ दिस लैंड। एक चेंज क्या किया गया, उसको उस लैंड का ओनर बना गया। तो LRB बिकम जमींदार। यहाँ से फॉर्मल तरीके से जमींदार, यहाँ से ये क्लास एस्टेब्लिश हुई। और मेनली ये जमींदार कौन होते थे उस टाइम के, थोड़े से प्रेवलेंट लोग, प्रोफाउंड लोग, जैसे वहाँ पे थोड़ा से कोई बिजनेसमैन टाइप हो गए, तो वो लोग जमींदार बना दिए गए। LRB टू कलेक्ट एनी अमाउंट फ्रॉम द पीपल, कुछ भी अमाउंट कलेक्ट करे बट पे ए फिक्स्ड अमाउंट टू द ब्रिटिशर्स। तो ये जब चीज़ें होने लगी वहाँ पे, अब लोगों में फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई। वही जो मैंने 2 फैक्टर आपको बताए थे, लोगों में जब भी डिप्रीवेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड एलियनेशन होता है, तो वो क्या, किस चीज़ को ओरिजिन मतलब जन्म देते हैं, वो वायलेंस। तो वहाँ पर रिवोल्ट हुआ 1857 का। अब भी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ दिस ब्रिटिशर, उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको सप्रेस करने की कोशिश की। अब देखें तो बी ब्रिटिशर्स क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसलेटर टू अंडरस्टैंड मासेज एंड टू फुलफिल द एस्पायरेशन ऑफ पीपल। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो लोगों से बात कर रही थी। अब वो ऑर्गेनाइजेशन कौन थी, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि ब्रिटिशर्स भी बोलते हैं इट वॉज अ सेफ्टी वॉल थ्योरी। सेफ्टी वॉल थ्योरी के अंडर जो भी पीपल का, जो लोकल पीपल के एस्पायरेशन थी, उनके ग्रीवेंसेस थी, वो कहाँ से वेंट ऑफ हो रही थी, थ्रू इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, लोग यहाँ पे आके अपनी ग्रीवेंसेस को बोल रहे थे। और INC क्या काम कर रही थी, INC लोगों की ग्रीवेंसेस सुन रही थी, लेकिन बी क्या है, ब्रिटिशर्स उनको ये बता रही थी थ्रू पेटिशन एंड प्रेयर्स। तो यहाँ पे कोई एक्सट्रीम ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो INC में मेनली उस टाइम पे मॉडरेट्स काम करते थे, और मॉडरेट्स काम करते थे तो एक्सपेंशनिज्म हुआ INC का। INC एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी शुरू में काम कर रही थी, तो यंग पीपल ज्वाइन दैट पार्टी और उसका एक्सपेंशनिज्म हुआ। एक्सपेंशनिज्म होने के बाद INC में कुछ इस तरह के, जैसे एक मॉडरेट्स थे और एक एक्सट्रीमिस्ट। जब एक्सट्रीमिस्ट क्लास की उसमें एंट्री हुई, तो उसने गवर्नमेंट पे क्या, एक प्रेशर बनाने की कोशिश की। तो यहाँ से वो प्रेशर बनाने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश एलिवेटेड पॉलिटिकल पावर ऑफ जमींदार एंड इन्वाइटेड इनटू RTC। 1930s में जो जमींदार का जो रोल था वो ज़्यादा और बढ़ गया आफ्टर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, क्योंकि जमींदार ही उसके एक बहुत ही क्या थे, लॉयल पार्टनर इन द प्रोसेस। तो उन्होंने जमींदारों की लॉयल्टी नहीं खोनी थी, तो जमींदार को और ज़्यादा राइट्स दिए गए आफ्टर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बट जैसे ना तैसे करके इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, एंड दिस पर्टिकुलर क्लास आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जमींदार जो क्लास थी वो स्टिल पावरफुल थी इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। कुछ एक लोगों के हाथ में काफ़ी लैंड थी, तो ये लैंड थी, तो ये इनजस्टिस हो रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस डिसाइडेड टू डू द लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म करने की उन्होंने सोची, तो लैंड रिफॉर्म हैपन एट सम स्टेट्स। कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो गया। एग्जांपल तो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसा इशू भी नहीं है जिसमें, जैसे हम देखें तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जैसे केसेस वेस्ट बंगाल में नहीं है। दूसरी स्टेट्स में जहाँ पे फेलियर हुआ इंप्लीमेंट करने का,
लैंड रिफॉर्म जहाँ पे अच्छी तरह इंप्लीमेंट नहीं हो पाए वहाँ पे हमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता है। तो दो चीज़ें हुई, रिफॉर्म हैपन टू सम स्टेट्स एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कुछ उनके ऊपर लॉ भी बनाए गए। कौन से दो लॉ थे? स्टेट एक्विजिशन एक्ट 1953 एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1955। अब देखें तो क्या प्रोसीजर थी। सबसे पहले जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिए जाते थे कि आप इस एरिया में लैंड रिफॉर्म इंप्लीमेंट कीजिए। उस सब डिवीजन ऑफिसर जैसे सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, उनको फर्दर कौन ऑर्डर देता था? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके अंडर कौन ऑफिसर्स होते थे? जो एसडीएम के डिस्पोजेबल में होते थे, उनको ऑर्डर दिए जाते थे। जैसे पटवारी जो फील्ड पे काम करता है, इनकी फील्ड जॉब होती है विल गो टू स्टेट ऑफ जमींदार। जमींदार की जो जमीन है वो मेजर करेंगे, प्रिपेयर करेंगे लैंड रिकॉर्ड। दोबारा जमींदार किसको डिटेल देगा? एसडीएम को। एसडीएम किसको देगा? राइट ऑफ करेगा और साइन करेगा और अप्लाई करेगा क्या? ये वाला लॉ, स्टेट एक्विजिशन एक्ट। इसमें एक सीलिंग लगा दी, इतनी सीलिंग से ऊपर एक पर्टिकुलर आदमी की ज़मीन नहीं हो सकती। तो वो जो एक्स्ट्रा ज़मीन है उसको कॉन्फिस्केट करेंगे और सरप्लस लैंड है वो डीएम के पास जाएगी और डीएम क्या करेगा? लैंड रिफॉर्म ऑफ 1950 एक्ट के अंडर वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा? लैंडलेस पीपल में। तो ये था हमारा लैंड रिफॉर्म। अब देखिए, गवर्नमेंट इम्पोज लैंड सीलिंग। नो जमींदार कैन पोजेस्ट बियॉन्ड सम सीलिंग, जो उस सीलिंग से ऊपर वो जमींदार पोजेस नहीं कर सकता था। तो इसमें डमी कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिले। जैसे लैंड लेफ्ट आफ्टर मेजरमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो उनका मेनली प्रोविजन था लैंड रिफॉर्म का। लेकिन ये फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म इस एरिया में अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुए। डमी कैंडिडेट्स को लैंड दे दी गई सिर्फ दिखाने के लिए। उसके बाद जो रियल उसके केयर टेकर थे, रियल केयर टेकर ऑफ द लैंड, वो वही ज़मींदार था। अब इसके बाद देखिए, बंगाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, इसीलिए वहाँ पे इफेक्टिवली वो लैंड रिफॉर्म इंप्लीमेंट हो गया। तो हमें बंगाल में इस तरह के केसेस या वायलेंस या फिर नक्सलिज्म नहीं देखने को मिला। लेकिन बिहार और उड़ीसा में वो फेलियर दिखा, लैंड रिफॉर्म अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। वी सी अ रैम्पेंट करप्शन एंड माल प्रैक्टिसेस वाइल इंप्लीमेंटिंग दिस लैंड रिफॉर्म। उसके बाद पटवारी और जमींदार काफ़ी उसमें हमने देखा कि मेजर अच्छे से नहीं कर पाए ज़मीन को, डेलिबरेटली और नॉन डेलिबरेटली जमींदार के चक्कर में आके, और जो जमींदार ने उनको क्या दी? ब्राइब। So they bribed Patwari and no surplus land acquired at that time. So failure of land reforms give rise to social tension. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्टी है जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये बहुत मेजर ऑर्गेनाइजेशन ही आपको पता होना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक किसान सभा ऑर्गेनाइज करी और लीडर ऑफ किसान सभा अगर देखें तो उसमें थे एमपीज ऑफ सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर थे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाके उनकी ग्रीवेंसेस उठाते थे। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट टू पुट प्रेशर ऑन स्टेट्स एंड कंपेल देम टू डू लैंड रिफॉर्म्स। इतना सब करने के बाद भी नहीं हो पाया उन एरियाज़ में। जब इतना सब हो गया, फिर क्या है, वहाँ के जो लोकल पीपल है ना, लोकल पीपल, उनको ये आइडियोलॉजी मिल जाती है। कौन सी? माओइज्म वाली। माओइज्म कहता था कि पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन, पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन। ये टॉपिक आपसे पूछा भी गया है CAPF एग्जाम में। आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट 2017 या फिर 18 में आपसे आर्ग्यूमेंट राइटिंग में ये पर्टिकुलर टॉपिक पूछा जा चुका है। तो ये वाली फिलोसफी आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं उस 1962 की बात करूं, जैसे इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट, उस टाइम क्या हो रहा था? इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया किसको सपोर्ट कर रही थी? ये उनके बीच में डिलेमा थी कि या फिर वो इंडिया को सपोर्ट करे या चाइना को। तो कुछ एक लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के चाइना को सपोर्ट किया, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पार्टी सपोर्टेड इंडिया। तो क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग, जैसे उसमें क्या हो गया? डिवीज़न। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये मेन आपकी पार्टी रही। तो दोनों ने किसान सभा ऑर्गेनाइज कराई। अब मार्क्सिस्ट वाले क्या चाहते थे? ये प्रो चाइना थे, सॉलिडारिटी चाइना के साथ खड़े थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1965 में क्या बोलती है? किसान सभा सिलीगुड़ी में ऑर्गेनाइज कराती है अंडर द लीडरशिप ऑफ चारू मजूमदार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, पर्सनैलिटी है, आपको पता होना चाहिए। यही है जिन्होंने नक्सलिज्म को शुरुआत की। उसके बाद चारू मजूमदार फोर्सिबली स्नैच्ड अवे सम लैंड फ्रॉम जमींदार। कहाँ पे? सिलीगुड़ी में। 3 मार्च 1967 में नक्सलबाड़ी विलेज इन बंगाल 100+ मेंबर ऑफ CPI आर्म्ड देमसेल्फ विद लाठी वेंट टू जमींदार को मार दिया, उनकी लैंड रिकॉर्ड जला दिए गए और रीडिस्ट्रीब्यूट किया लैंड को। अब माओ फ्रॉम चाइना क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को प्रेज करते हैं एंड सेड व्हाट हैपेंड इन नक्सलबाड़ी इज अ पील ऑफ स्प्रिंग थंडर एंड विल क्रिएट अ रोड फॉर रेड रेवोल्यूशन इन इंडिया। अभी जो लाल रेड रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जैसे रेड कॉरिडोर में, वो किसने प्रेज किया उस टाइम पे? माओ ने। अब चारू ने भी अप्रिशिएट कर दिया माओ का व्यू पॉइंट। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वॉज क्रिटिसाइज ऑल ओवर इंडिया फॉर वायलेंस। अब जो माओइस्ट एक और जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी CPI से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उन्होंने जो सब वायलेंस क्रिएट किया कि राउंड द कंट्री यार, उसको क्या किया गया? डिस्करेज। सो क्रिटिसाइज किया गया, डिस्करेज किया गया। 1967 में CPI-M को
मीटिंग इन मदुरई, इन्हें मदुरई में मीटिंग बुलाई, उसके बाद चारों ओर उनके फॉलोवर्स ने सीपीआई मार्क्सिस्ट को भी क्विट कर दिया और उन खुद की पार्टी बना ली, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड कमेटी फॉर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। तो पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उनके बाद 1969 में क्या हुआ, सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट एक और पार्टी बन गई। उसके बाद प्रोपेगेंडा, आर्म स्ट्रगल, ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव थे। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि एनिहिलेशन ऑफ क्लास एनिमी, तो किलिंग करनी है किसकी, क्लास एनिमीज़ की, जैसे पुलिस की, कोई भी दिख जाए, लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल, जमींदार की, मनी लेंडर्स की, एंड यूज़ ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स का यूज़ करके, गुरिल्ला वारफेयर का यूज़ करके, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला के 1969 में क्या हुआ, लॉन्च्ड मूवमेंट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जगह से एक मूवमेंट चलाई। 1969 में वो मूवमेंट सप्रेस भी कर दी पुलिस ने। अब 1970 में एक्सपेंडेड देयर ऑपरेशन टू अर्बन एरियाज, वीक रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल एंड पुलिस सप्रेस देम अगेन। उसके बाद मई 1972 में क्या होता है, पुलिस अरेस्टेड चारू मजूमदार। जब वो चारू मजूमदार मेन लीडर अरेस्ट हो गया, उसके बाद चारू मजूमदार की क्या होगी, डेथ होगी पुलिस कस्टडी में। सो दिस पर्टिकुलर इवेंट एडेड फ्यूल इन द फायर। ये सेकंड फेज की शुरुआत हो रही है। यहाँ से फर्स्ट फेज खत्म होगा जब चारू मजूमदार की मौत हो जाती है पुलिस कस्टडी में। फर्स्ट फेज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंडेड देयर आफ्टर दिसंबर 1972 में। सीतामारी एक और आदमी का नाम है जो इसने एस्टेब्लिश किया, सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिस्ट एंड पीडब्ल्यूजी पीपल वार ग्रुप। तो यहाँ से सेकंड फेज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंडिया में शुरू होता है और इसने वाइडेंस कर दी क्लास एनिमी एंड इट आल्सो एडिड अ वन पर्टिकुलर क्लास इन दैट इज सिविल सर्वेंट। पहले क्लास एनिमी कौन थे आपकी, पुलिस, जमींदार, ठीक है, उसमें कौन ऐड कर दिया, सिविल सर्वेंट्स। जो भी आपको मिले उनको अपडेट कर लो सिविल सर्वेंट को, एंड स्टेट्स के साथ क्या करो, बार्गेन। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बट नॉट हार्म सिविलियंस, ये इनके ऑब्जेक्टिव थे। फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने तैयार कर दी, जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन हमने बताया था अभी फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में। क्या होती है फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी मेन वहाँ पे काम कर रही होती है ऑर्गेनाइजेशन। उनको बोला कि आप यू नीड टू स्पेंड प्रोपेगेंडा। 2001 में सीतामढ़ी ये भी मारे गए पुलिस ऑपरेशन में। 2002 और 3 में गणपति, एक और लीडर आया सीपीआई माओइस्ट में। थर्ड फेज की शुरुआत हुई यहाँ से। इसमें फिर क्लास एनिमी की जो डेफिनेशन है और ज़्यादा वाइड कर दी, इसमें पॉलिटिशियन को भी ऐड कर दिया गया। एंड डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, क्रिएट कॉम्पैक्ट रेवोल्यूशनरी जोन्स। तो ये हायरार्की है, ये उनका स्ट्रक्चर है। जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में देखेंगे, जो इनकी नक्सलिज्म में जो लोग हैं वो एक स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। जैसे इंडियन आर्मी में होता है, ये जोनल कमांडर है, इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट कमांडर, देर आफ्टर तहसील कमांडर, इस तरह से कमांडर। तो ये कॉम्पैक्ट रेवोल्यूशनरी जोन एक ग्रुपिंग बन गया, लिबरेटेड एरियाज। उसके बाद देखें तो हम काफ़ी वायलेंस वहाँ पे देखने को मिला हमने। दे डिस्ट्रॉयड ट्रेन्स, पुलिस कॉन्वॉय, एम्बुश लगाना शुरू कर दिया, पुलिस पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी थी, किस तरह से डील करे। इनिशियली गवर्नमेंट परसीव्ड इट एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, लेकिन ये सिंपली एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इस एरिया ने काफ़ी अंडर डेवलपमेंट झेला है। दूसरा, हिस्टोरिकल इनजस्टिस। तीसरा, लैंड रिफॉर्म अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। तो इन सब की सॉल्यूशन आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं कह सकते, आप इसको वायलेंस या फिर यूज़ ऑफ फोर्स करके इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। तो फर्स्ट फेज़ में गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि वायलेंस को काउंटर वायलेंस से हम काउंटर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पाया कि ये एरिया तो अंडर डेवलप्ड है। मेन रीज़न इसके कुछ और हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट डेफिसिट था। तो 2003 में गवर्नमेंट ने सीएम कॉन्फ्रेंस बुलाई जो इस एरिया से अफेक्टेड थे। प्राइम मिनिस्टर ने उन सभी चीफ मिनिस्टर से बात की। उन्होंने बोला कि हमें स्ट्रेटजी में चेंज करना चाहिए। वी नीड टू नाउ इम्प्लीमेंट मोर डेवलपमेंट कम सिक्योरिटी सेंट्रिक स्ट्रेटजी। देर आफ्टर डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट की गई। सिविक एक्शन प्लान, जितनी भी हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है वहाँ पे गई, लोगों से इंटरेक्ट किया, उनकी बेसिक सर्विसेज पूरी की, हेल्थ, स्कूलिंग, एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद रोड रिक्वायरमेंट प्लान, जो वहाँ पे कनेक्टिविटी एक इशू था, तो वहाँ पे रोड रिक्वायरमेंट प्लान चला गया। वहाँ पे एक कम्युनिकेशन भी इशू था, तो मोबाइल टावर प्रोग्राम वहाँ पे चला गया। हाउसिंग इनिशिएटिव, पॉवर्टी रिमूवल इनिशिएटिव, ग्रेन डिसबर्सल जैसे फूड सिक्योरिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई गई। तो दिस इज़ द वे टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। इसके बाद वे अहेड देखिए तो पॉलिटिकल पार्टी शुड ट्राई टू स्ट्रेंथन देयर बेस इन दिस एरिया। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, उन लोगों को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मेन स्ट्रीम करना चाहिए, उनकी जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है उसको काउंटर करना है। तो डायलॉग बिटवीन गवर्नमेंट एंड माओइस्ट एंड आल्सो फोकस ऑन लैंड रिफॉर्म। जो लैंड रिफॉर्म वहाँ पे अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, वो लैंड रिफॉर्म इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत थी। सो दिस मच विल डिस्कस इन लेक्चर नंबर 6 और वी वाइंड अप हियर।